अगर आपने पिछले कुछ दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट की अर्निंग रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा है तो एक बात साफ दिखाई देती है। इंडिया इनकॉर्पोरेशन ने फिनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से की है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या क्वार्टर वन फिनेंशियल ईयर 27 की ये शानदार अर्निंग ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ कॉरपोरेट अर्निंग्स में तेज़ी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल महंगा है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मॉनसून को लेकर चिंता अभी भी है, वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते नहीं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बेस इफ़ेक्ट ने क्वार्टर वन के नंबर्स को मजबूत बनाया वो क्वार्टर टू में कमज़ोर भी पड़ सकता है। यानी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अर्निंग्स अच्छी आई है, असल कहानी ये है कि क्या अगले 2-3 क्वार्टर्स में कंपनीज बिना किसी टेम्पररी टेल विंड के भी इतना प्रॉफिट कमा पाएंगी। और स्टॉक इन्वेस्टर के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आज हम इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये एनालिसिस सिर्फ मार्केट इंडेक्स की बात नहीं करेगा, हम समझेंगे कि किन सेक्टर्स और किस तरह की कंपनीज में अर्निंग मोमेंटम वास्तव में टिकाऊ हो सकता है, किन स्टॉक्स में मार्केट पहले ही फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन कर चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में इन्वेस्टर को किन नंबर्स पे सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। क्वार्टर वन फिनेंशियल ईयर 27 ने सिग्नल क्या दिया। क्वार्टर वन फिनेंशियल ईयर 27 यानी अप्रैल से जून के क्वार्टर में कॉरपोरेट इंडिया की परफॉर्मेंस ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही। अलग अलग डेटा सेट्स और कंपनी सैंपल में नंबर्स अलग हैं लेकिन डायरेक्शन एक जैसी ही है। आईसीआरए के एनालिसिस में 838 लिस्टेड कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 22% ईयर ऑन ईयर रही। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एक बड़े सैंपल में एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लगभग 16% बढ़ा और नेट सेल्स लगभग 18% बढ़ी। और निफ्टी के लिए रीसेंट ब्रोकरेज एनालिसिस में एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 18% रही, जो करीब 10 क्वार्टर का सबसे महत्वपूर्ण लेवल था। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ 2-3 सेक्टर की कहानी नहीं थी। 19 सेक्टर्स ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया। अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो भी बेहतर हुआ और इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स इंप्रूवमेंट केवल एक नैरो पॉकेट तक सीमित नहीं रहा। यहाँ लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और सस्टेनेबल अर्निंग्स दोनों एक चीज़ नहीं है और यही वो पॉइंट है जिसे इन्वेस्टर को समझना है। पहला सवाल, क्वार्टर वन इतना अच्छा क्यों आया। इस क्वार्टर्स की अर्निंग्स को 3 लेयर में समझिए। लेयर वन, डिमांड, कंजम्पशन और बिजनेस एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट। ऑटोज, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, फाइनेंशियल और कुछ इंडस्ट्रियल सेगमेंट में डिमांड मजबूत रही। क्रेडिट ग्रोथ भी अर्निंग को सपोर्ट कर रहा था। बैंक और एनबीएफसीज को बेहतर लोन ग्रोथ, रिलेटिवली लो क्रेडिट कॉस्ट और ऑपरेटिंग लेवरेज से फ़ायदा मिला। यानी इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है। लेयर नंबर 2, लो बेस। पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन कई जगह फेवरेबल था और यही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पिछले साल आपकी कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये था और इस बार 120 रुपया हो गया तो ग्रोथ 20% है। लेकिन अगर अगले साल प्रॉफिट 140 हो गया तो ग्रोथ सिर्फ 16.5% के आसपास होगी और अगर उसके बाद 155 हुआ तो ग्रोथ 10.7% रह जाएगी। प्रॉफिट बढ़ता रह सकता है लेकिन ग्रोथ रेट अपने आप में कम हो सकती है और इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। और क्वार्टर वन फिनेंशियल ईयर 27 में कुछ सेक्टर्स को इसी फेवरेबल बेस का फायदा मिला। लेयर नंबर 3, कॉस्ट एंड करेंसी इफेक्ट। कुछ कंपनीज को वीकर रुपी से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस या ट्रांसलेटेड अर्निंग्स का फायदा मिला। कुछ बिजनेसेस में कमोडिटी प्राइसेस मूवमेंट ने रिपोर्टेडली प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया और यही वजह सबसे बड़ा
इसी में खतरा भी छिपा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ आज मार्जिन को सपोर्ट कर रही है वही कल मार्जिन को हर्ट भी कर सकती है। और क्रूड ऑयल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा विलेन वही क्रूड ऑयल है। भारत एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए क्रूड ऑयल में तेज़ी से बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल या डीजल की कीमतों की कहानी तक सीमित नहीं है। ये पूरी इकोनॉमी में धीरे धीरे फैलने वाला इन्फ्लेशनरी शॉक हो सकता है। क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, केमिकल्स महंगे हो सकते हैं, पेंट्स पे असर पड़ सकता है, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, एविएशन फ्यूल पे असर पड़ सकता है, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स महंगे हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम पे भी प्रेशर पड़ सकता है। रीसेंट मार्केट डेटा में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 94 के आसपास पहुंचा हुआ है, और एलिवेटेड तेल की कीमतों से रुपी और इन्फ्लेशन दोनों पे प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए स्टॉक इन्वेस्टर को क्रूड को सिर्फ ओएमसीज के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। क्रूड एक मैक्रो वेरिएबल है और इसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो के कई हिस्सों पे पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को छोड़कर अर्निंग्स इतनी अच्छी क्यों रही इस बार? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि निफ्टी 500 कंपनीज की Q1 अर्निंग्स ग्रोथ के करीब 13% बताई गई, लेकिन ओएमसीज को निकालने पर ग्रोथ लगभग 23% तक पहुँच जाती है। यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एग्रीगेट अर्निंग्स को काफ़ी ड्रैग किया, और ये इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। हेडलाइन इंडेक्स अर्निंग्स को देखकर पूरा मार्केट जज मत कीजिए। आपको अर्निंग्स के अंदर घुसना पड़ेगा, किसने कमाया, किस वजह से कमाया, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये प्रॉफिट अगले साल भी रिपीट हो सकती है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट कमोडिटी प्राइस के कारण बढ़ा है तो उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से देखना होगा। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम ग्रोथ, मार्केट शेयर गेंस, कैपेसिटी एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज से आया है तो उसकी कहानी और क्वालिटी कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती है, और यही फ़र्क है प्रॉफिट ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट में। अब आते हैं दूसरी बड़ी चिंता, मॉनसून। भारत की कंजम्पशन स्टोरी में रूरल डिमांड का बहुत बड़ा रोल है। अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो एग्रीकल्चरल इनकम बेहतर हो सकती है। उससे ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रूरल हाउसिंग और कई दूसरे सेगमेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर रेनफॉल अनइवन रहा तो रूरल रिकवरी कमज़ोर पर दिखाई देती है, और इसका इम्पैक्ट हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता है। पहले एग्रीकल्चरल इनकम अफेक्ट होता है, फिर रूरल स्पेंडिंग बिहेवियर बदलता है, फिर वॉल्यूम्स पे असर आता है, फिर कंपनीज प्रमोशन और डिस्काउंट बढ़ाती है, और अंत में मार्जिन पे प्रेशर आता है। इसलिए इन्वेस्टर को केवल हेडलाइंस, मॉनसून नंबर देखकर नहीं देखना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि क्या रेनफॉल ज्योग्राफिकली ब्रॉड बेस्ड है, रिजर्वायर लेवल्स कैसे हैं, खरीफ की बुआई कैसी है, रूरल वेज और फूड इन्फ्लेशन किस दिशा में है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रूरल वॉल्यूम वास्तव में इम्प्रूव हो रहे हैं। यही डेटा हमें बताएगा कि कंजम्पशन रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं। तीसरी चुनौती है जीएसटी और बेस इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर कि जीएसटी रिलेटेड चेंजेस और कंजम्पशन सपोर्ट ने कई कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स की मदद की है, लेकिन ये सपोर्ट हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। एक बार टैक्स में एडजस्टमेंट हो गया, डिमांड को इनिशियल बूस्ट मिल गया और कंपैरिजन बेस फेवरेबल रहा, तो अगले क्वार्टर में वही परसेंटेज ग्रोथ रिपीट करना मुश्किल हो सकता है। रीसेंट एनालिसिस में भी यही कंसर्न सामने आया है कि फेवरेबल बेस और जीएसटी लिंक्ड कंजम्पशन बूस्ट का असर Q2 में धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो सकता है। यानी अगर इन्वेस्टर को सिर्फ Q1 की 20% या 25% ग्रोथ देखकर अगले 3 क्वार्टर्स के लिए वही ग्रोथ एज्यूम कर रहा है तो वो एक खतरनाक एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा है। स्टॉक मार्केट में यही सबसे कॉमन गलती होती है। एक अच्छा क्वार्टर देखकर इन्वेस्टर अगले 3 साल की कहानी बना देता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर पूछता है कि ये ग्रोथ आई क्यों, और क्या वही कारण अगले 4 क्वार्टर्स में भी मौजूद होंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्निंग्स अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस, यहीं से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर अर्निंग्स बढ़ रही है लेकिन स्टॉक प्राइसेस भी उससे तेज़ी से बढ़ चुका है तो इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 100 रुपये है और स्टॉक 2000 पर ट्रेड कर रहा है, पी हुआ 20, अब अर्निंग 20% बढ़कर 120 हो गई। अगर मार्केट वैल्यूएशन वही 20 का पी रखता है तो स्टॉक प्राइस लगभग 2400 हो सकता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मार्केट कहता है ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन रिस्क बढ़ गया है और पी 20 से घटकर 16 हो जाता है, तो स्टॉक प्राइस 120 गुना 16 1920 यानी
कंपनी का प्रॉफिट 20% बढ़ा लेकिन स्टॉक गिर गया। इसलिए अर्निंग ग्रोथ और स्टॉक रिटर्न हमेशा एक दिशा में नहीं चलते हैं। इंडिया सस्ता मार्केट है क्या? यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। इंडिया का मार्केट लंबे समय से स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्रीमियम पर ट्रेड करता रहा है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन का मतलब है फ्यूचर ग्रोथ को पहले प्राइस में शामिल कर लेना। रीसेंट एनालिसिस में एमएससीआई ने इंडिया का फॉरवर्ड पी इमर्जिंग मार्केट और कई एशियन पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम पे बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टॉक्स महंगे हैं इसलिए गिरेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट क्रैश आने वाला है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट की कीमत ज़्यादा हो सकती है। जब वैल्यूएशंस हाई हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग विजिबिलिटी। सिर्फ ग्रोथ काफ़ी नहीं है। अब सवाल है कि कौन से सेक्टर इस एनवायरनमेंट में मजबूत रह सकते हैं। और अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। अगर मैं स्टॉक इन्वेस्टर की तरह इस पूरी अर्निंग सीजन को देखूं तो मैं सेक्टर्स को 3 बकेट में रखूंगा। पहला बकेट स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड अर्निंग विजिबिलिटी। इस बकेट में वे बिजनेसेस आते हैं जिनकी ग्रोथ केवल एक क्वार्टर की डिमांड या कमोडिटी साइकिल पर निर्भर नहीं है। फिनेंशियल्स इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बैंक्स और एनबीएफसी में क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है। अगर एसेट क्वालिटी हेल्दी रहती है तो और क्रेडिट कॉस्ट नियंत्रित रहती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज अर्निंग्स को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ भी ब्लाइंड बाइंग नहीं, इन्वेस्टर को देखना होगा लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्रेडिट कॉस्ट, स्लिपेज, आरओए, आरओई और वैल्यूएशन, क्योंकि अच्छी कंपनी को भी बहुत महंगे वैल्यूएशन पर खरीदना खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। देखिए, कुछ थीम्स की बात मैंने अपने पिछले दिनों के वीडियोज़ में भी की थी, आज भी कर रहा हूँ। आज का रीज़न एनालिसिस कुछ और है, पहले की वीडियो का एनालिसिस कुछ और था। लेकिन स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस एनालिसिस से भी हम उसी सेक्टर की तरफ पहुंच पा रहे हैं, उन्हीं कंपनीज़ की तरफ पहुंच पा रहे हैं जो आज की एनालिसिस से है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जेंस है जो कि अलग अलग रीज़न की वजह से हमें कुछ खास कंपनियां, कुछ खास सेक्टर्स के ही ग्रोथ ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर इतने सारे फैक्टर्स किसी खास सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कंपनीज, वो सेक्टर्स ज़्यादा ग्रो करें। यही चीज़ पहचानने की ज़रूरत है, यही कन्वर्जेंस की ज़रूरत है, यही इन्फरेंस ड्रॉ करने की वजह है, और यही चीज़ है जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक कर पाता है। एक जनरल इन्वेस्टर सिर्फ नाम पूछता रहता है और इन्वेस्ट करता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन रीजंस को पहचानता है और उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस से उन सेक्टर में, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए, मैं बात कर रहा था थीम्स की। दूसरा स्ट्रक्चरल थीम वही मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स वाला जो मैंने पिछले दिनों भी बात किया है। कारण अलग है। इंडिया की अगली बड़ी अर्निंग स्टोरी कंजम्पशन से आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट साइकिल भी हो सकती है। अगर प्राइवेट कैपेक्स एक्सेलरेट करता है, गवर्नमेंट कैपेक्स जारी रहता है, तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, इंजीनियरिंग, पावर इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टर को सिर्फ इंडिया कैपेक्स स्टोरी सुनकर हर स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना होगा ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो, एग्जीक्यूशन, वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है या नहीं, कर्ज कितना है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या अर्निंग ऑर्डर बुक के साथ वास्तव में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऑर्डर बुक और कैश फ्लो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तीसरा थीम जो है ऑटो एंड कंज्यूमर। ऑटो एंड कंज्यूमर बिजनेस में डिमांड रिकवरी दिखाई देती है, लेकिन इन्वेस्टर को एक बात याद रखनी चाहिए कि वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कंपनी ज़्यादा कार्स बेचती हैं लेकिन डिस्काउंट भी बढ़ जाता है तो रेवेन्यू बढ़ सकती है लेकिन मार्जिन नहीं। इसलिए ऑटो कंपनीज में केवल मंथली सेल्स नंबर देखकर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। आपको देखना है एएसपी, प्रोडक्ट मिक्स, डिस्काउंट, कमोडिटी कॉस्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ईवी ट्रांजिशन और मार्केट शेयर। इसी तरह एफएमसीजी में सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेवेन्यू 10% बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम केवल 2% और बाकी प्राइस हाइक से आ रहा है तो स्टोरी अलग है। अब आते हैं उन सेक्टर्स पर जहां सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स, ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स। अगर क्रूड लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो पेंट, केमिकल, एविएशन, लॉजिस्टिक और कुछ कंज्यूमर बिजनेसेस में मार्जिन प्रेशर आ सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सेक्टर खराब है। इन्वेस्टर को देखना होगा कि कौन कंपनी कॉस्ट पास थ्रू कर सकती है, कौन सी कंपनी प्राइसिंग पावर रखती है और किस कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत है, और कौन सी कंपनी टेम्पररी कमोडिटी शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है। आईटी के मामले में भी इन्वेस्टर को हेडलाइन ग्रोथ से ज़्यादा क्वालिटी देखनी होगी। एआई डिस्ट्रप्शन, प्राइसिंग प्रेशर, क्लाइंट स्पेंडिंग और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज में विजिबिलिटी पहले से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि आईटी सेक्टर खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है। सवाल ये है कि कौन कंपनी एआई डिस्ट्रप्शन से नुकसान उठाएगी और कौन कंपनी उसी डिस्ट्रप्शन को रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगी, और यही आने वाले क्वार्टर में डिफरेंशिएशन पैदा करेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल, अर्निंग अपग्रेड। मेरे हिसाब से अगले कुछ महीनों में इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली प्रॉफिट से ज़्यादा एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एनालिस्ट अर्निंग्स रिवीजन। अगर क्वार्टर 1 रिजल्ट अच्छा आया लेकिन एनालिस्ट ने फिनेंशियल ईयर 27 अर्निंग एस्टीमेट नहीं बढ़ाया, तो इसका मतलब है कि मार्केट शायद क्वार्टर 1 की स्ट्रेंथ को टेम्पररी मान रहा है। और अगर कंपनीज लगातार अच्छा परफॉर्म करती हैं तो एनालिस्ट फिनेंशियल ईयर 27 और फिनेंशियल ईयर 28 एस्टीमेट्स को ऊपर रिवाइज करने लगते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा पावरफुल सिग्नल होगा। रीसेंट डेटा में अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो करीब 1.5 तक सुधरा, जो अर्निंग्स आउटलुक में ब्रॉड इंप्रूवमेंट का सिग्नल देता है। लेकिन दूसरी तरफ फिनेंशियल ईयर 27 में अर्निंग पर शेयर एस्टीमेट्स में रिवीजन बहुत बड़े नहीं रहे, यानी एनालिस्ट भी कह रहे हैं क्वार्टर अच्छा है लेकिन अभी पूरी कहानी साबित नहीं हुई है, और यही शायद इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे है। क्वार्टर 1 फिनेंशियल ईयर 27 ने हमें ये नहीं बताया कि इंडिया की अर्निंग स्टोरी खत्म हो गई है, बल्कि इसके उलट अर्निंग साइकिल में इम्प्रूवमेंट के अच्छे संकेत मिले। लेकिन क्वार्टर 1 ने ये भी बताया कि आगे की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अब फेवरेबल बेस धीरे धीरे कम होगा, जीएसटी रिलेटेड बूस्ट नॉर्मलाइज होगा, कमोडिटी इफेक्ट बदल सकते हैं, रुपी का डायरेक्शन बदल सकता है, क्रूड वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, मॉनसून रूरल डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, और वैल्यूएशन पहले से डिमांडिंग है। यानी क्वार्टर 1 में कंपनीज ने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन मार्केट अब उनसे पूछेगा कैन यू रिपीट इट। स्टॉक इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी गलती होगी पूरे मार्केट को एक साथ बुलिश या बियरिश मान लेना। मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं। कुछ कंपनीज में अर्निंग एक्सेलरेशन है, कुछ में सिर्फ वैल्यूएशन एक्सपेंशन है, कुछ में टेम्पररी प्रॉफिट ग्रोथ है, कुछ कंपनीज में स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका फ्यूचर ग्रोथ इतना ज़्यादा प्राइस इन हो चुका है कि एक्चुअल अर्निंग्स अच्छी आने के बावजूद स्टॉक में ज़्यादा अपसाइड नहीं बचा। इसलिए पोर्टफोलियो लेवल पर 4 सवाल पूछिए। पहला, मेरी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ किस वजह से आ रही है? वॉल्यूम की वजह से, प्राइस, मार्केट शेयर की वजह से, मार्जिन्स की वजह से, कमोडिटी की वजह से, टैक्स की वजह से, करेंसी में चेंज होने की वजह से, लो बेस होने की वजह से, या एक्विजिशन की वजह से। सवाल नंबर 2, क्या ये ग्रोथ अगले 4 क्वार्टर में रिपीट हो सकती है? तीसरा सवाल, क्या वैल्यूएशन उस ग्रोथ को जस्टिफाई करता है? और सबसे महत्वपूर्ण चौथा सवाल, अगर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से 10% कम रही तो स्टॉक का डाउनसाइड कितना हो सकता है? यही सवाल आपको अच्छे बिजनेस और अच्छे स्टॉक के बीच में फ़र्क समझाएगा। एक और चीज़, मार्केट और इकोनॉमी को अलग अलग देखिए। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, स्टॉक मार्केट फिर भी साइडवेज रह सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्राइस इन करता है। अगर इकोनॉमी 7% ग्रो करती है लेकिन मार्केट पहले ही 9% ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है तो स्टॉक गिर सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमी 6.5% ग्रो करती है लेकिन मार्केट सिर्फ 5.5% की उम्मीद कर रहा था तो स्टॉक बढ़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर को एब्सोल्यूट नंबर नहीं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी देखना चाहिए। यही अर्निंग सीजन की असली भाषा है। अगले 2 क्वार्टर्स में किन नंबर्स पर नज़र रखें? अगर आप सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको 5 चीज़ें ट्रैक करने की सलाह दूंगा। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ, क्या टॉप लाइन मूवमेंट बना रहता है? दूसरा, एबिटा मार्जिन, क्या कंपनीज बढ़ती इनपुट कॉस्ट को पास थ्रू कर पा रही है? तीसरी, अर्निंग रिवीजन्स, क्या एनालिस्ट फिनेंशियल ईयर 27 और फिनेंशियल ईयर 28 एस्टीमेट्स बढ़ा रहे हैं? चौथा,
क्रेडिट ग्रोथ और प्राइवेट कैपेक्स, क्या इकोनॉमी में वास्तविक इन्वेस्टमेंट साइकिल एक्सेलरेट हो रही है? और पांचवा, क्रूड और मॉनसून, क्योंकि ये दोनों आने वाले क्वार्टर्स में कंजम्पशन और मार्जिन्स दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या क्वार्टर वन अर्निंग्स के बाद मार्केट में बड़ी रैली आएगी? यहाँ मैं एक बहुत स्पष्ट रहना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग मार्केट रिटर्न्स नहीं होता, क्योंकि मार्केट को अब केवल अर्निंग ग्रोथ नहीं चाहिए, उसे चाहिए अर्निंग ग्रोथ भी, विजिबिलिटी भी, रीजनेबल वैल्यूएशन भी। और अभी सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी वैल्यूएशन और विजिबिलिटी की है। रीसेंट मार्केट परफॉर्मेंस भी यही दिखाती है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस, फॉरेन आउटफ्लोज और ग्लोबल रिस्क एपेटाइट ने इंडियन इक्विटीज़ पे प्रेशर बनाए रखा है। यानी फंडामेंटल स्टोरी और मार्केट प्राइस के बीच में अभी भी टग ऑफ वॉर चल रहा है। मेरा इन्वेस्टर टेक ये है कि अगर मैं इस पूरे क्वार्टर वन अर्निंग सीजन्स को एक सेंटेंस में समराइज़ करूं तो मैं कहूँगा, इंडिया इनकॉर्पोरेशन ने रिकवरी साबित करना शुरू कर दिया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अभी प्रूव करना बाकी है। मेरे हिसाब से अगले 6 से 9 महीने में इसी का टेस्ट होगा। अगर क्रूड शांत होता है, मॉनसून सपोर्टिव रहता है, कंजम्पशन मजबूत होती है, क्रेडिट ग्रोथ बनी रहती है, प्राइवेट कैपेक्स एक्सेलरेट करता है, कंपनीज मार्जिन्स को बचाते हुए अर्निंग एस्टीमेट को बीट करती हैं और इंडिया की अर्निंग साइकिल वास्तव में एक नए अप साइकिल में बदल सकती है। लेकिन अगर क्रूड लंबे समय तक हाई रहता है, रूरल डिमांड कमज़ोर होती है, मार्जिन कॉम्प्रेस होते हैं, फिनेंशियल ईयर 27 अर्निंग एस्टीमेट में लगातार कट्स आने लगते हैं, तो क्वार्टर वन की शानदार ग्रोथ भी एक हाई वाटर मार्क की तरह साबित हो सकती है। और स्टॉक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। एक अच्छे क्वार्टर को पूरी साइकिल समझ लेना सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए दोस्तों, अभी मेरा फोकस ये नहीं होगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। मैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा कि अगले 4 क्वार्टर में किस कंपनी की अर्निंग सबसे ज़्यादा रिलायबल है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन सिर्फ इंडेक्स डायरेक्शन से नहीं होता, वेल्थ क्रिएशन होता है सही बिजनेस को सही वैल्यूएशन पर खरीदने से, और फिर उसके अर्निंग्स कंपाउंडिंग को पेशेंटली काम करने देने से। और आज मार्केट में कई कंपनीज़ हैं जिनकी अर्निंग जेन्युइनली एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां इन्वेस्टर फ्यूचर की बहुत सारी ग्रोथ के लिए आज ही पैसा चुका रहा है या चुका चुका है। इसलिए क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बाद एक्साइटमेंट ज़रूर रखिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा रखिए सेलेक्टिविटी, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, मार्जिन देखिए, कैश फ्लो देखिए, डेट देखिए, वैल्यूएशन देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ की क्वालिटी देखिए। क्योंकि आने वाला मार्केट शायद वो मार्केट नहीं होगा जहां सिर्फ इंडिया ग्रोथ स्टोरी बोलने से हर स्टॉक ऊपर चला जाएगा। आने वाला मार्केट शायद उन इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करेगा जो पूछेंगे कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है और कितने साल तक टिकेगी। अगर क्वार्टर वन फिनेंशियल ईयर 27 ने हमें कोई बड़ा सिग्नल दिया है तो वो यही है कि इंडिया की अर्निंग स्टोरी वापस आ रही है, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। क्या ये रिकवरी क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी टिकती है? यही तय करेगा कि आज के अर्निंग ऑप्टिमिज्म से आने वाले महीनों में वास्तव में कितनी स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएट होगी। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छी कंपनी खरीदना पहला कदम है। अच्छी कंपनी को सही वैल्यूएशन पे खरीदना असली टैलेंट है, असली इन्वेस्टिंग है। अगर आपको ऐसी रिसर्च ड्रिवन मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मार्केट स्टोरी के साथ। तब तक इन्वेस्ट वाइजली, स्टे पेशेंट और मार्केट की आवाज़ से ज़्यादा अर्निंग्स की आवाज़ सुनिए। सौरभ सुमन, साइनिंग ऑफ।